हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रहा हमारा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम क्या है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर। इसका मतलब क्या है कि हम जो रेडिएशंस होते हैं उनके भी कितने नेचर प्रूव करने वाले हैं, दो, और जो मैटर होते हैं उनके भी कितने नेचर प्रूव करने वाले हैं, दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, कैसे समझ सकते हैं वर्क फंक्शन को? तो देखो, जनरली जो मेटल्स होते हैं, मान लो ये कोई एक मेटल है, ठीक है, ये क्या है, मेटल। अब मेटल में अपन को पता है कि क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, वो फ्रीली अराउंड द मेटल जो है, मेटल के अंदर वो घूमते रहते हैं। अब वो मेटल के अंदर घूमते हैं, लेकिन मैटर से बाहर निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि मान लो कि जनरली अपन बात करते हैं कि ये मेटल जो है वो क्या होता है, जनरली जो मेटल होते हैं वो चार्ज के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कोई ना उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना कोई नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब इसके अंदर जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही क्या होता है कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो अब जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो अब पहले जो मैटर था वो क्या था, न्यूट्रल था। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये उसको अपनी तरफ वापस क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के। तो इस रीजन से मतलब जो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि एक पोटेंशियल बैरियर होता है कहाँ पे, सरफेस पे। तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता, और अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो अब ऑब्वियसली बात है कि वो बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको अपनी तरफ क्या कर रखे हुए, अट्रैक्ट करे हुए। तो अगर मेरे को फिर भी उसको बाहर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की अपन बात कर रहे हैं, ओनली जो ऑलरेडी का है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बाहर ही रैंडम वो घूम रहे हैं, ठीक है, पूरे मेटल के अंदर। तो कोई इलेक्ट्रॉन जो कि अंदर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को मेरे को जस्ट मेटल की सरफेस से बाहर लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन किसके लिए वर्क डन कर रहे हैं, जस्ट उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से जस्ट बाहर निकाल रहे हैं। मेटल के बाहर निकाल के उसको अपन चला नहीं रहे, बस क्या कर रहे हैं, उसको इतनी सी एनर्जी दे रहे हैं जिससे वो उसका जो पोटेंशियल बैरियर है सरफेस का, उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके कहाँ जाए, बाहर आ जाए। तो वो जो वर्क डन होता है, वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। फिर से अपन बात कर रहे हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल की सरफेस के अंदर है, उसको मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसको, W नॉट या फिर फाई नॉट से। तो स्मॉलर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन जस्ट एस्केप फ्रॉम ए मेटल सरफेस। मतलब कम से कम वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए, बस क्या करने के लिए, बस बाहर निकलने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के मोशन करेगा, बस इतनी सी ही एनर्जी दे रहे हैं कि वो सरफेस से कहाँ जाए, बाहर। मतलब बाहर निकल के मोशन कर रहा है, मतलब उसको और क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो काइनेटिक एनर्जी भी इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी भी नहीं दे रहे कि बाहर निकल के चलने लग गया, बस उसको इतनी सी देनी है कि उस सरफेस से कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए। तो वो जो मिनिमम अमाउंट होता है एनर्जी का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। अब होता क्या है कि देखो, जैसे कोई मेटल है तो उसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, सबकी जो एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेटल्स के अंदर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जितने भी है पर्टिकुलर किसी मेटल के अंदर, तो उसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, उन सबको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, वो क्या डिफरेंट होता है। मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास ऑलरेडी क्या है, बहुत एनर्जी है, उसको बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। और ऐसे हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जिसकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम है, और उसको बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। तो जो लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी की क्वांटिटी क्या होती है, कम। तब उस मोमेंट पे अपन जो एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, वो कौन सी यूनिट की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप उसको डिफाइन कर रहे हो, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मैं 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करता हूं, तो उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर अपन क्या करते हैं, एक्सेलरेट, तो उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, जब उसको अपन क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, तभी तो आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सेलरेट कर पा रहे हो। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कितनी मिलेगी, जितना
इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर वर्क करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करता है वो कितना होता है Q इंटू वी। अब अपन बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो Q क्या होता है? चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 वोल्ट में उसको एक्सीलरेट कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 1 वोल्ट। तो ये जो होता है यही क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या? क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम आ जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19, और ये जो यूनिट हो जाएगी किसकी हो जाएगी? जूल की। तो ये जो वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब जो कि क्या एक्चुअल में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 10⁻⁻19। अब अगर अपन बात करें कि सबसे कम जनरली जो वर्क फंक्शन होता है वो किसका होता है? सीजियम का। कितना होता है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इसको किसे मल्टीप्लाई करना है? अप्रोक्स 2 से। तो सीजियम जो मेटल है उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कम से कम इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है। ऐसे अगर अपन बात करें कि सबसे ज़्यादा जो वर्क फंक्शन होता है वो किसका होता है? प्लेटिनम का। कितना होता है? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब प्लेटिनम जो मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वर्क फंक्शन की फॉर्म में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। मतलब अभी अपन ने क्या बोला कि एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क डन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? वर्कशन। लेकिन वो जो प्रोसेस हो रही है कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब कितने टाइप से इलेक्ट्रॉन को अपन बाहर निकाल सकते हैं किसी भी मेटल सरफेस से? तो वो क्या हो जाते हैं? टाइप्स। सबसे पहले क्या है? थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन का मतलब क्या है कि अगर किसी मेटल को क्या दी जाए? थर्मल एनर्जी दी जाए, उसका टेम्परेचर राइज करवाया जाए, तो ऑब्वियसली बात है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बाहर जो घूम रहे होते हैं उनको क्या मिल जाता है? एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो क्या निकल जाते हैं उस मेटल सरफेस से बाहर। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले उनको एनर्जी किसकी फॉर्म में मिली? हीट की फॉर्म में। तो इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक इमिशन। नेक्स्ट क्या आता है? फील्ड इमिशन, या फिर उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड कैथोड इमिशन। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो मेटल होता है जिस मेटल से अपन को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ओनली कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अपन उस मेटल को कहाँ प्लेस कर देते हैं? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। हाई मतलब कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 10⁻³ टू 10⁸ वोल्ट पर मीटर। इतने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम रखते हैं किसी भी मेटल को तब जाके उससे क्या निकलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड इमिशन। नेक्स्ट क्या टाइप आता है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसका क्या मतलब होता है कि जनरली जो मैटर होता है उसके ऊपर इंसिडेंट करवाया जाता है रेडिएशन, जिनकी एक सफिशिएंट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर मैं किसी मेटल के ऊपर क्या करवाता हूँ? इंसिडेंट, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है जिससे वो कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस। और वो जो इलेक्ट्रॉन जो इस प्रोसेस से निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। लास्ट क्या है यहाँ पे? सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन का मतलब क्या होता है कि ये कोई मेटल है, ठीक है, और एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो इस मेटल सरफेस के ऊपर आके क्या करता है? स्ट्राइक। और सरफेस पे क्या होता है? जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सरफेस के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन से आके क्या होता है? स्ट्राइक होता है, तो वो अपनी एनर्जी का कुछ अमाउंट यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है सरफेस पे उसको दे देता है, जिससे उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया उसने यहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकाला, इसलिए इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इमिशन। ठीक है। तो ये जनरली हमारी क्या होती है? प्रोसेस होती है क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। लेकिन चारों में हो एक ही चीज रही है कि इन चारों प्रोसेस के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी दी जाती है, वो वर्क फंक्शन एनर्जी जितनी किस मेथड से दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये मेथड क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो कौन सा वाला मेथड है? थर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और ये जो फिनोमिना होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो अब अपन को जो पढ़ना है वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, या फिर अपन और क्या बोल सकते हैं फिनोमिना को? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कि अपन क्या करते हैं? सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट करवाते हैं। कहाँ पे इंसिडेंट करवाते हैं? मेटल सरफेस पे, जिससे क्या होता है कि उस मेटल सरफेस से क्या निकल जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्या है वो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट को पता चला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना के बारे में वो कौन थे? हर्ट्ज साइंटिस्ट। वो जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तब उन्हें पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का फिनोमिना भी होता है।
कैसे पता चला उन्हें? एक बार उनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उन्होंने क्या करा, उनको ये पता था कि अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है, एलसी ऑसिलेशन से। किसने प्रेडिक्ट कर दिया था इस चीज को? मैक्सवेल साइंटिस्ट ने। कब करा था? 1865 में। लेकिन वो तो प्रेडिक्ट कर दी लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर पाया। लेकिन उसको जो प्रोड्यूस करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हर्ट्ज ने, वो कितने टाइम के बाद करी? 1887 में। मतलब मैक्सवेल के प्रेडिक्शन के 22 ईयर्स बाद फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस करी थी। वो कौन थे? हर्ट्ज। तो वो जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या उन्होंने एलसी ऑसिलेशन का सेटअप करा। तो ये क्या है, यहाँ पे एक इंडक्टर कॉइल और यहाँ पे ये क्या है, दो मेटल के स्पीयर, जिससे उन्होंने क्या करी, दो मेटल की प्लेट्स कनेक्ट करी और उसे को डिस्टेंस पे क्या लगा दिया, एक वायर का सर्कुलर लूप, जिसके एंड्स के ऊपर भी क्या थे, मेटल के स्पीयर्स थे। तो जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन करा तो ये जो स्पीयर्स है इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे इसी से क्या कनेक्ट है, मेटल की प्लेट्स हो, तो मेटल की प्लेट्स के बीच में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और जो कि क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ऑसिलेटिंग नेचर का। तो जिससे ये स्पीयर के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है, बहुत कम, 2 to 3 सेंटीमीटर। तो जिससे इसके बीच में जो एयर है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। और ये जो मेटल प्लेट के बीच का स्पेस है कैसे एक्ट करता है, एज ए कैपेसिटर एक्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन का क्या स्टार्ट हो जाता है, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट होते हैं तो अपन को पता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या इंड्यूस करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको उन्होंने डिटेक्ट करा था किससे, अपने डिटेक्टर से। तो ऐसे इन्होंने सबसे पहले क्या इंड्यूस करी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उन्होंने यहाँ पे एक और चीज क्या ऑब्जर्व करी कि ये जो कैथोड होता है, प्लेट्स होती है, इनके ऊपर अगर अपन यूवी लाइट पास की गई किससे, आर्क लैंप से, तो यहाँ पे जो स्पार्क्स ऑब्जर्व किए गए वो क्या थे, काफी ज्यादा हाई वोल्टेज स्पार्क्स। फिर से इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो डिटेक्टर में डिटेक्ट की जा रही है उस इंस्टेंट पे अगर उन्होंने जब ये जो मेटल प्लेट्स के कैथोड थे इनके ऊपर जब क्या करा, आर्क लैंप से यूवी लाइट फॉल करवाई, तब क्या हुआ कि डिटेक्टर लूप के अंदर जो वोल्टेज के स्पार्क्स थे उनकी इंटेंसिटी क्या हो गई, काफी ज्यादा। तो उनको क्या पता चला इससे कि मतलब यूवी लाइट इंसिडेंट करवाने से क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं मेटल की सरफेस से। तो वो जो नेगेटिव चार्ज थे उस टाइम तक तो पता ही नहीं था कि वो नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में सबको क्या पता था कि एक नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी, 1895 में, और ये बात कब की चल रही है, 1887 की। तो उन्होंने ये बोला कि जब लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है कैथोड मेटल प्लेट के ऊपर, तब वोल्टेज स्पार्क की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, काफी ज्यादा। इसके बाद में दो साइंटिस्ट आपके जिन्होंने 1886 से 1902 के बीच में एक्सपेरिमेंट करे थे, फर्स्ट कौन है, डबल ऑब्जर्वेशन और नेक्स्ट लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। इन्होंने क्या करा था कि एक जिंक प्लेट ली और एक जिंक प्लेट को किससे कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रोस्कोप से, और उसके ऊपर क्या इंसिडेंट करवाई, यूवी लाइट। तो वो क्या देखते हैं कि अगर इनिशियली अगर ये जो प्लेट थी अगर इनिशियली क्या थी, नेगेटिव चार्ज थी, तो यूवी लाइट इंसिडेंट करवाने के बाद क्या हो गया, इसका जो चार्ज है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अगर ये प्लेट इनिशियली न्यूट्रल थी तो बाद में क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज, और अगर प्लेट इनिशियली ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज थी तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, काफी ज्यादा हो गया। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले कि जब किसी भी जिंक प्लेट के ऊपर आप यूवी लाइट इंसिडेंट करवाते हो तो उससे क्या निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, जिनको अब हम जानते हैं किस नाम से, इलेक्ट्रॉन नाम से। इसीलिए अगर वो इनिशियली नेगेटिव चार्ज थी तो जब लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हुई तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, और इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसका चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल। अगर वो पहले न्यूट्रल थी और उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब बचे क्या, पॉजिटिव। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल से क्या हो गई, पॉजिटिव। और अगर इनिशियली ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज थी तो और इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा। इसके बाद जो लेनार्ड नाम के साइंटिस्ट थे उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने क्या करा, एक क्वार्ट्ज का बल्ब लिया और उसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर एक बैटरी और एक क्या है, माइक्रोमीटर। उसकी दो प्लेट से कौन सी कैथोड है, कौन सी एनोड। तो जब उन्होंने क्या करा कि जो कैथोड प्लेट है उसके ऊपर जब यूवी लाइट को क्या करवाया, इंसिडेंट, तो वो क्या देखते हैं कि माइक्रोमीटर के अंदर रीडिंग क्या होती है, चेंज, मतलब सर्किट के अंदर क्या इंड्यूस हो गया, करंट। इंसिडेंट करवाना बंद करा, उसी इंस्टेंट पे जो करंट था वो कितना हो गया, 0। तो इसका उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि इस कैथोड प्लेट के ऊपर जब भी यूवी लाइट इंसिडेंट होती है तो इससे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, जिनको कौन अट्रैक्ट कर लेता है, एनोड, और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट के अंदर मोशन करते हैं और करंट का क्या होने लग जाता है, फ्लो। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन्स निकलते हैं वो क्या निकलते हैं कि जब भी रेडिएशंस किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। पर अब यहाँ पे कंबाइन इन दोनों का जो कंक्लूजन था वो क्या था कि वो जो लाइट इंसिडेंट इस प्लेट के ऊपर अपन करवा रहे हैं उसकी एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, कम होती है, तो चाहे कितनी भी लाइट इंसिडेंट करवा दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते। और वो जो फ्रीक्वेंसी
थी उसका नाम क्या दिया गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रेडिएशंस की, क्योंकि उससे कम होगी तो कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट डाल दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते। तो ये जो फिनोमेना होता है, क्या फिनोमेना है कि किसी भी मेटल सरफेस पे जब एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट की रेडिएशंस इंसिडेंट होती है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इजेक्शन। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने भी डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं सबके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो क्या होती है, डिफरेंट। जैसे अगर मैं बात करूँ एल्कलाइन मेटल्स की, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये जो है विजिबल लाइट जब इन मेटल्स के ऊपर इंसिडेंट होती है तब भी इनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब अगर अपन कुछ मेटल्स की बात करें जैसे जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके ऊपर जब यूवी लाइट इंसिडेंट होती है तभी इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, विजिबल लाइट से नहीं निकलते। और जो एक्स रेज होती है वो जो हैवी मेटल्स होते हैं उनसे भी इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सकती है, बाहर निकाल सकती है। इसका मतलब सब मेटल्स के लिए क्या है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड हो। और रेडिएशन मतलब रेडिएशन के पास है क्या, एनर्जी। तो इन सबको क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम वर्क फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उसको, उसी को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जो डिटेल्ड स्टडी करी थी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर करी थी। कौन कौन थे वो, एक लेनार्ड और एक मिलिकन। इन दोनों ने क्या करा था कि इवैक्यूएटेड एक ग्लास ट्यूब ली जिसके अंदर क्या है, क्वार्ट्ज की विंडो, ठीक है, जहां से अपन लाइट को क्या करवा सके, इंसिडेंट करवा सके। उसके अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड, एक कैथोड एक एनोड, ठीक है। करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या है, माइक्रोमीटर, एक क्या है वोल्टमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इन दोनों प्लेट्स के बीच। एक और क्या लगाया उन्होंने यहाँ पे, हाई टेंशन की बैटरी, और यहाँ पे बीच में क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर। क्या मतलब है इस पोटेंशियल डिवाइडर का, कि ये जो कैथोड वाला पॉइंट है ये तो क्या है कि पोटेंशियल डिवाइडर के मिड पॉइंट से कनेक्ट है, मतलब ये तो क्या है, फिक्स है। लेकिन ये जो एनोड वाला पॉइंट है इसका जो पोटेंशियल है वो अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब इसको अपन पॉजिटिव पोटेंशियल भी रख सकते हो, नेगेटिव पोटेंशियल भी रख सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, कैथोड के रेस्पेक्ट में। इसलिए अपने यहाँ पे क्या लगाया, पोटेंशियल डिवाइडर, क्योंकि जब मैं चाहूँ इसको क्या कर सकूँ प्लस, और जब चाहूँ इसको क्या कर सकूँ माइनस। तो अपन को जनरली पता तो है ये कि जो फिनोमिना है वो क्या होता है कि यहाँ से जो क्वार्ट्ज की विंडो है वहाँ से इसमें अपन ने क्या करा है कि ओनली जो लाइट पास हो सकती है वो कौन सी है, यूवी लाइट, ठीक है। तो वो यूवी लाइट इंसिडेंट होती है कैथोड की प्लेट पे, और इससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिसको जो कलेक्ट करता है, कलेक्टर कौन है यहाँ पे, ये एनोड। और कितना करंट आ रहा है वो कौन मेजर करेगा, माइक्रोमीटर, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करेगा, वोल्टमीटर, ठीक है। तो ये तो बात हुई एक्सपेरिमेंट की। अब अपन को देखना है क्या है, अपन को जानना ये है कि मतलब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। फर्स्ट चीज जो जाननी है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द करंट। मतलब यहाँ पे जो यूवी लाइट की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा करते हैं तो करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या जाननी है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। मतलब यूवी लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको फिक्स कर दूँ, और यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल में चेंजेस करूँ प्लस माइनस दोनों, तो उसके बेसिस के ऊपर जो करंट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब जो इंसिडेंट लाइट आ रही है अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करूँ तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का मतलब क्या है कि अगर अपन इंटेंसिटी चेंज करें तो करंट इंड्यूस हो रहा है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर ओनली इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है उसको भी अपन क्या रखते हैं, कांस्टेंट, और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को भी क्या रखते हैं, कांस्टेंट। मतलब ओनली कोई एक फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैथोड और एनोड के बीच में वो भी क्या है, कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी जो है वो भी क्या है, कांस्टेंट। तो अपन जो चीज़ चेंज कर रहे हैं वो क्या है, ओनली इंटेंसिटी। अब ये बहुत सिंपल है, कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि सोर्स से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, और प्लेट से उस वजह से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कौन कर रहा है, कलेक्टर प्लेट। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा करेंगे मतलब ज़्यादा लाइट आएगी, और ज़्यादा लाइट आएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे ज़्यादा कलेक्ट होंगे, और ज़्यादा कलेक्ट होंगे तो यहाँ पे करंट का अमाउंट भी क्या होगा, इंक्रीज। तो देखा क्या जाता है कि जैसे जैसे मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ लीनियरली करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये ग्राफ कैसा आ गया, लीनियर लाइन, मतलब एक कॉन्स्टेंट स्लोप के साथ। क्या पता चल रहा है इससे कि जैसे जैसे इंटेंसिटी आप इंक्रीज करते हो वैसे वैसे जो करंट है वो भी क्या होता है, लीनियरली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। मतलब मेरे को पोटेंशियल का इफेक्ट देखना है किसके ऊपर, करंट के ऊपर। तो अपन यहाँ पे जो कांस्टेंट रखते हैं वो क्या रखते हैं, इंटेंसिटी कांस्टेंट। तो सेकंड अपन क्या करते हैं,
जो फ्रीक्वेंसी है लाइट इंसिडेंट लाइट की उसको भी अपन ने क्या कर दिया कांस्टेंट। फिर से इफेक्ट किसका देखना है, पोटेंशियल का देखना है, किसके रेस्पेक्ट में, करंट के रेस्पेक्ट में। तो अपन ने दो चीजें और कौन सी वेरिएबल थी, इंटेंसिटी मतलब कितनी लाइट आएगी, अमाउंट ऑफ लाइट, उसको भी क्या कर दिया कांस्टेंट। और सेकंड जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है वो फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर दिया कांस्टेंट। मतलब ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना इंटेंसिटी चेंज हो रही है। तो चेंज अपन कर क्या रहे हैं, अपन चेंज कर रहे हैं पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन को पता क्या है कि इनिशियली जब एक फिक्स्ड इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, अब लाइट आ रही है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है कलेक्ट, मतलब कोई ना कोई करंट तो बन ही रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि इनिशियली कोई ना कोई करंट तो अपने पास में है ही है, ठीक है। तो एक करंट की कोई ना कोई वैल्यू अपन यहाँ पे ले ली। अब बात क्या आती है, अब मेरे को पोटेंशियल को चेंज करना है। पोटेंशियल को चेंज करने का मतलब क्या है, पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करता हूँ। पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करता हूँ मतलब यहाँ पे कैथोड और एनोड के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा ज्यादा। जैसे ही पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा करता हूँ इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो रहा है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कलेक्ट हो रहे हैं एनोड के ऊपर उनका अमाउंट क्या होगा ज्यादा। तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे जैसे पोटेंशियल में इंक्रीज करूंगा तो ये जो करंट है ये क्या होता जाएगा ज्यादा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा ये भी क्या होता जाता है इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए अमाउंट ऑफ करंट जो है इंटेंसिटी, ये जो अमाउंट ऑफ करंट है ये धीरे धीरे क्या हुआ इंक्रीज हुआ। अब अपन क्या देखते हैं कि इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ इसको मैं कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन अपन क्या देखते हैं कि जो करंट है वो क्या होता है कि पहले इंक्रीज होता है और एक लिमिट में आने के बाद वो क्या हो जाता है कांस्टेंट। मतलब उस लिमिट के बाद करंट क्या होता है इंक्रीज नहीं होता। करंट इंक्रीज नहीं होता उसका मतलब क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहे थे कैथोड प्लेट से वो सारे के सारे कौन कलेक्ट कर रहा है, एनोड कलेक्ट कर रहा है। क्योंकि इंटेंसिटी तो आपने क्या कर रखी है फिक्स। अब इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं वो भी क्या है फिक्स। और ये कितना भी फोर्स लगा ले जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ इमिट हो रहे हैं उतने हो गई तो ये क्या करेगा कलेक्ट करेगा। तो अपन क्या बोलते हैं कि एक लिमिट ऐसी आ जाती है उसके बाद ये करंट क्या हो जाता है कांस्टेंट। और वो जो करंट होता है उस करंट को अपन क्या बोलते हैं सैचुरेशन करंट। मतलब इसके बाद में आप कितना भी पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करो जो करंट की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी कांस्टेंट। अब पापा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर से ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इसको धीरे धीरे क्या करता हूँ कम, और उसके बाद में इसको क्या कर देते हैं जीरो। तो जब ये वापस कम करा और अपन ने जीरो कर दिया तो एक कुछ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट है वो तो फ्लो हो गई। अब उसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव करता हूँ मतलब पोटेंशियल को यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ डिक्रीज, अब पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि ये जो प्लेट है ये प्लेट क्या हो जाएगी नेगेटिव और ये प्लेट क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब अगर ये प्लेट नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे क्या, नहीं आएंगे, और जो आ रहे होंगे उनके नंबर क्या हो जाएंगे बहुत कम। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियल करा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहुंच रहे थे वो क्या हो गए कम हो गए। पोटेंशियल क्या करा नेगेटिव और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहुंच रहे कम पहुंच रहे। और नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करा तो और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं कम पहुंच रहे हैं। अब जैसे जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल क्या कर रहा हूँ इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहुंचते जा रहे हैं वो क्या होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं। और एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि उस नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर रिटार्डिंग पोटेंशियल के ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट नहीं होता। और वो जो लिमिट होती है पोटेंशियल की वैल्यू उसी को अपन क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब अभी कहाँ पे जीरो पे। अब जैसे जैसे आप क्या करोगे रिटार्डिंग पोटेंशियल तो करंट भी क्या होता जाएगा कम, और एक लिमिट के ऊपर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। तो ये जो रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाता है जीरो, उसी रिटार्डिंग पोटेंशियल को अपन क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर उसको क्या बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। फिर से एक बार सुनो, इनिशियली क्या था जब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है तब कोई ना कोई कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये उसको कलेक्ट कर रहा है। उसके बाद जब अपन क्या करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं वो भी क्या होते जाते हैं इंक्रीज। उसके बाद पोटेंशियल जब बहुत ज्यादा अपन कर देते हैं तो क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड से इमिट हो रहे हैं वो सारे के सारे कलेक्टर प्लेट क्या कर रही है कलेक्ट कर ले रही है। तो करंट क्या हो जाता है बहुत ज्यादा। पर उसके बाद अगर आप कितना भी पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज कर दो जितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उतने ही तो कलेक्ट होंगे, एक्स्ट्रा कहाँ से आ जाएंगे। और उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे सैचुरेशन करंट, कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच सकते थे सबके सब पहुँच रहे हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अपने पास, तो वो जो करंट बन रहा है वो क्या है मैक्सिमम। अब इसको कितना भी आगे कर दो जितने निकल रहे हैं उतने ही आएंगे। अब ये तो बात हो जाती है प्लस की। अब अपन इसको क्या करते हैं जब माइनस कर देते हैं
मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो जैसे जैसे अपन इसको क्या करते हैं, नेगेटिव की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे वो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि प्लेट क्या हो गई, नेगेटिव। अब प्लेट नेगेटिव हो गई तो करंट की वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। अब उसको कंटिन्यू नेगेटिव इंक्रीज कर रहे हो तो एक वैल्यू ऐसी आती है कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से आगे जा ही नहीं रहे। और जब कलेक्ट ही नहीं हो रहे तो यहाँ पे वैल्यू होगी करंट की, वो कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट ही नहीं हो रहे। और वो जो पोटेंशियल होता है नेगेटिव वैल्यू के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। ये तो बात हुई किसके लिए, एक इंटेंसिटी के लिए। अब अगर मैं इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा कर देता हूँ, अभी तक मैंने इंटेंसिटी को क्या रखा था, कांस्टेंट। अगर मैं इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा कर देता हूँ, इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो क्या हो गए, ज्यादा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो यहाँ पे जो कलेक्शन होगा, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल इंक्रीज करूंगा तो कलेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। तो अपन क्या देखते हैं कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, ज्यादा। और सैचुरेशन करंट की लिमिट भी क्या हो गई, ज्यादा। क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं और ज्यादा लाइट आ रही है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो कलेक्शन भी क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा। तो ये तो बात होती है सैचुरेशन करंट की सेकंड इंटेंसिटी के लिए, I2 के लिए। अब बात आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अपन ने क्या करा कि इंटेंसिटी चेंज करी, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो वही है ना लाइट की, फ्रीक्वेंसी अभी भी क्या है, कांस्टेंट। अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, hν। मतलब जो वेव आ रही है उसकी एनर्जी क्या, एनर्जी तो वही है ना, एनर्जी थोड़ी चेंज हुई। अब अगर वेव की एनर्जी फिक्स है क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी, बस इंक्रीज क्या करा, इंटेंसिटी को। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है मतलब एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मिली अभी भी वो क्या है, कांस्टेंट। और इलेक्ट्रॉन को उतनी ही एनर्जी मिल रही है जितनी पहले मिल रही थी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो गए, लेकिन उन सबके पास क्या है, उतनी ही एनर्जी। और उतनी एनर्जी है तो वो रुकेंगे भी उसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जितने पे पहले रुक रहे थे। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होने से सैचुरेशन करंट ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या रहता है, अभी भी कांस्टेंट। अब अगर मैं इंटेंसिटी और ज्यादा कर देता हूँ तो यहाँ पे सैचुरेशन करंट क्या होता है, और ज्यादा। और सैचुरेशन करंट और ज्यादा होता है, लेकिन उसको में स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी क्या होता है, सेम। तो ग्राफ क्या बनता है, इस टाइप का। ये किसके लिए बना, तीन इंटेंसिटी के लिए। I3 यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या I2, और सबसे कम क्या, I1। तो पता क्या चलता है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल से कि अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी फिक्स कर दी और फ्रीक्वेंसी भी उसकी क्या कर दी, फिक्स कर दी, तो जैसे जैसे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव इंक्रीज करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होंगे, और जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं सब के सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कलेक्ट। और उनसे जो करंट बनेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। उसको अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। अब बात क्या आती है नेगेटिव करने की। जैसे इसका पोटेंशियल में नेगेटिव करता हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम, करंट भी क्या होगा, कम। अब जैसे जैसे नेगेटिव में ज्यादा करते हो तो करंट क्या होता जाता है, डिक्रीज। अब नेगेटिव में बहुत ज्यादा कर दिया तो फिर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट नहीं होता है, जिससे जो करंट का अमाउंट हो जाता है वो कितना हो जाता है, जीरो। तो जब करंट जीरो होता है उस नेगेटिव पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। और उस केस में क्या हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन की जितनी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो एक वर्क डन के। तो जो फॉर्मूला आता है वो क्या होगा कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है क्या मैक्सिमम, किसकी, इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के, मतलब E₃ ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखना है अपन को, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जब अपन फ्रीक्वेंसी अगर अपन चेंज करते हैं किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है। अब अपन को सिंपल सी बात है, फॉर्मूला अपन को पता है, E कितना होता है, hν। अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो ग्राफ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बस इतनी सी चीज़ देखो, और इसमें समझना क्या है, बस एक चीज़ क्या कि अगर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर मैं एक दूसरी लाइट लेता हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा, मतलब अगर मैंने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, इंक्रीज, तो जो लाइट इंसिडेंट होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी तो उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, कट ऑफ पोटेंशियल होगा, वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। फिर सुनो मैंने क्या बोला, सीक्वेंस क्या है, अगर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है मैं उसकी अगर फ्रीक्वेंसी क्या कर देता हूँ, इंक्रीज। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई मतलब उस लाइट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ज़्यादा। और लाइट की एनर्जी अगर ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होगी और इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तो वो भी क्या होगी, ज़्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई तो उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिएगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइट ले रहा हूँ,
जब स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है तो कुछ ना कुछ करंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर मैं इंक्रीज करता हूँ करंट क्या होता है, इंक्रीज, और एक लिमिट क्या आ जाती है, सैचुरेशन की। और अगर डिक्रीज करता हूँ तो ऐसे लाइट का क्या मिल जाता है मेरे को, कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको बोलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ। लेट से अगर ये कितना है ν1, तो अब दूसरी फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ मैं ν2, और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो इस फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज़्यादा। अगर वो फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिएगा, वो भी क्या होगा, ज़्यादा। तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए अपन यहाँ पे इंटेंसिटी को ऐसा सेट करते हैं, मतलब मैंने जो अब ये ग्राफ बन रहा है एक इंटेंसिटी के साथ, अब जो दूसरी लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी अपन ऐसे एडजस्ट करते हैं कि उसका सैचुरेशन करंट भी कितना होता है, सेम। फिर से अब जो सेकंड फ्रीक्वेंसी की अपन लाइट ले रहे हैं उसकी इंटेंसिटी इस अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करते हैं कि जो सैचुरेशन करंट की लिमिट आती है वो सैचुरेशन करंट अभी भी कितना आता है, सेम आता है। क्योंकि अपन को इफेक्ट ओनली किसका देखना है, फ्रीक्वेंसी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। इसलिए अपन जो सैचुरेशन करंट है उसको क्या रखना चाह रहे हैं, कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं दूसरी लाइट ले रहा हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ले रहा हूँ, ν2। अब वो जो ν2 है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, ν1 से। और जो सैचुरेशन करंट है अगर वो कितना रहता है, इतना ही। अब फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा, और एनर्जी ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या चाहिएगा, ज़्यादा। तो जब अपन जीरो करते हैं तो ये क्या आता है, लगभग यहाँ। और उसके बाद जब नेगेटिव पोटेंशियल लेते हैं तो इसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिएगा, अगर ये कितना है V01, मतलब V0 से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल को, और 1 मतलब किसके लिए बात हो रही थी, 1 के लिए। अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा ली तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिएगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव के अंदर ज़्यादा, लेट से V02। तो ये जो ग्राफ है इसको इस लाइन को कहाँ मीट कर देना है, यहाँ मीट कर देना है। अब इसके बाद अगर मैं एक और लाइट लेता हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ν3, और वो जो ν3 है वो किससे ज़्यादा है, µ2 और ν1 दोनों से ज़्यादा है। तो उस केस के अंदर अपन क्या देखते हैं कि इंटेंसिटी इस टाइप से एडजस्ट करें कि जो सैचुरेशन करंट है वो क्या रहे, सेम। और सैचुरेशन करंट सेम है मतलब ये लाइन तो क्या हो जाएगी, ओवरलैप। अब ये जो ν3 है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों से ज़्यादा, और दोनों से ज़्यादा तो इसको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिएगा रोकने के लिए वो क्या चाहिएगा, और ज़्यादा। और इसकी जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, इससे भी आगे। तो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ क्या हो रहा था कि अपन पोटेंशियल का चेंज देख रहे थे। पोटेंशियल के चेंज में अपन क्या देखते हैं कि चाहे कितनी भी इंटेंसिटी तुम रख लो, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिएगा वो क्या होगा, सेम। तो मैक्सिमम करंट तुम ज़्यादा कर सकते हो लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज नहीं हो सकता जब तक कि फ्रीक्वेंसी में चेंज ना हो। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी में चेंज करता हूं तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज। तो अगर डायरेक्ट अगर बोले तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता है, इंक्रीज। मतलब जो दोनों का रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। तो अगर यहाँ पे ग्राफ बनाया जाए, किसका ग्राफ बनाया जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, एक लीनियर ग्राफ बनेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, दो मेटल के लिए ग्राफ बना रहे हैं, किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का। तो एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कोई भी दो मेटल के लिए अपन ग्राफ बनाते हैं तो लाइन कैसी आती है, लीनियर लाइन आती है। लेट से ये क्या है, मेटल ए, और ये क्या है, मेटल बी। तो कंक्लूजन क्या निकलते हैं इस ग्राफ के, फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकलता है, अपन क्या देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल को उसका ग्राफ क्या हो रहा है, लीनियर। मतलब जैसे जैसे अपन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलता है कि यहाँ पे देखो कि फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो, मेटल बी के लिए, और ऐसे ही मेटल ए के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या हो गया, जीरो। लेकिन उस मोमेंट में भी क्या है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है दोनों में। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी लें तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये जो दोनों मेटल है, ए मेटल और बी मेटल, दोनों का जो स्लोप है वो क्या है, सेम। तो जो डिफरेंस है दोनों में वो किसका डिफरेंस है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, कम, मेटल ए की और मेटल बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा। तो इस ग्राफ से इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट अपन को क्या पता चलते हैं कि अभी अपन ने पढ़ा कि अगर जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है मतलब एनर्जी ज्यादा, और ज्यादा एनर्जी की लाइट आती है तो ज्यादा एनर्जी की लाइट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की इमिशन के बाद, निकलने के बाद में, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती।
फिर से सुनो, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की इमिशन के बाद में, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और सेकंड क्या इंपॉर्टेंट नोट पर पता चलता है कि वो जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसको अपन क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट अपन करवाते हैं मेटल के ऊपर, तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। अब चाहे कितनी भी तुम उससे क्या कर दो, इंटेंसिटी ज्यादा कर दो, मतलब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कर दी, लेकिन अगर जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होती है? कम होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका इमिशन नहीं होगा। और यही से अपने क्या निकलते हैं? लॉज निकलते हैं किसके? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के। तो कितने लॉज है टोटल फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के? 4 लॉज है। कौन कौन से 4 लॉज? फर्स्ट लॉ क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटेंसिटी के। मतलब अगर लाइट जो इंसिडेंस हो रही है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा करते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। पर एक गिवन कंडीशन के लिए, कौन सी है वो गिवन कंडीशन? और वही क्या है? सेकंड लॉ। क्या बोलता है कि एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब उस फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंस होती है, चाहे कितनी भी उसकी इंटेंसिटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक मिनिमम वैल्यू से कम वैल्यू की अगर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? 0, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या होता है कि अबाउ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अबाउ क्या होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी अपन ज्यादा करते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या चाहिए होता है? ज्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट, अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा करते जाते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है तो एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। कौन सी? काइनेटिक। मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। बस गिवन कंडीशन कि वो जो फ्रीक्वेंसी अपन बात कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो कौन सी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। नेक्स्ट क्या बोला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कौन सी प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मतलब इसमें टाइम नहीं लगता कि मतलब लाइट की वेव के आने और इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन का बाहर इमिशन होने में जो टाइम लगता है वो 10⁻⁹ सेकंड से भी क्या होता है? कम होता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। अभी जैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना आया, उसी टाइम पे जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी वो क्या हो गई? फेल हो गई। कैसे फेल हो गई अपन समझ सकते हैं। 3 रीजन है वो देखो। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या है कि हाई इंटेंसिटी की वेव्स किसी सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलने चाहिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन को क्या पता चलता है कि वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कब होती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर। मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो वेव फ्रंट से अगर उनकी इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए उनकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? फर्स्ट फेल की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती है किसके ऊपर? इंटेंसिटी के ऊपर। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। नेक्स्ट क्या है कि अगर किसी सरफेस के ऊपर लाइट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंसिडेंट हो रही है, मतलब मान लो ये बोर्ड एक मेटल सरफेस है और इसके ऊपर वेव फ्रंट्स आए पे आ जा रहे हैं, तो कंटिन्यू जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर रही होगी एनर्जी, और कंटिन्यू अगर एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन एक टाइम के बाद बाहर निकले जाने चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी से मतलब ही नहीं है। बात यहाँ पे ओनली किसकी हो रही है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में आ रही है वेव फ्रंट की फॉर्म में, तो एक मूवमेंट ऐसा आना चाहिए कि मतलब इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे जो एनर्जी मिल रही है वो फुल उसको जितनी चाहिए बाहर निकलने के लिए उतनी मिल जाए, और वो इलेक्ट्रॉन उस टाइम के बाद क्या चले जाएगा? बाहर। चाहे किसी भी इंटेंसिटी की लाइट आए। लेकिन अपन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पता चलता है कि इंटेंसिटी से तो मतलब ही नहीं है। जब तक एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस नहीं होगी, कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट डाल दो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। और थर्ड क्या है कि अब यहाँ पे ये क्या है? इसमें टाइम लगता है कि भाई वेव फ्रंट आ रहे हैं, अब बहुत सारे वेव फ्रंट धीरे धीरे आए जा रहे हैं, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी ले रहा है और उसको टाइम के बाद वो बाहर निकलेगा। मतलब कुछ ना कुछ उसको टाइम लगना चाहिए पहले धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करके और बाहर निकलने में। लेकिन अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है? वेव के आने इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का 10⁻⁹ सेकंड से भी कम। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि हमारी जो वेव थ्योरी है वो क्या हो जाती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को समझाने में फेल। ठीक है, थैंक यू।